हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश प्रोज के 3+1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 3 के साथ एक फ्री क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। यानी कि टोटल इस वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ बताया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 4 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 आपका है द लास्ट लेसन, चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग है, चैप्टर 3 है डीप वाटर। तो फर्स्ट चैप्टर के मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड चैप्टर का 1 क्वेश्चन और थर्ड चैप्टर का 1 क्वेश्चन, यानी कि तीनों चैप्टर से हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, हिंदी मीनिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और रिस्पांस दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर पहले देखते हैं। सब कुछ आंसर मैंने यहां पर लिख रखा है, सिर्फ आपको हिंदी समझना है। देखिए, व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक, यानी कि व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी हो जाएगा कि एम हेमल ने क्या घोषणा की। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना। एम हेमल कौन है? ये टीचर है फ्रेंच की। ठीक है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए फ्रेंच एक स्टूडेंट है, एम हेमल जो है उनके टीचर हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि एम हेमल ने क्या घोषणा की, फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए समझिए, यहां पर आंसर मैं बताता हूं। द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हेमल, यानी कि एम हेमल जो थे उनके द्वारा घोषणा की गई दैट की देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी कि उनके द्वारा घोषणा की गई कि बर्लिन से एक आदेश आया है। देखिए क्या लिखा है, देयर वाज एन ऑर्डर, एक आदेश फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आया है, टू स्टॉप रोकने के लिए टीचिंग, पढ़ाई ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच भाषा का। ठीक है, तो एम हेमल द्वारा घोषणा की गई कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि फ्रेंच को पढ़ाना रोक दिया जाए। देखिए, टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच को पढ़ाना रोक दिया जाए, फ्रेंच मत पढ़ाइए। एंड और दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका अंतिम फ्रेंच का पाठ था। दैट दिस वाज देयर, यानी कि यह उनका था लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि अंतिम फ्रेंच का पाठ, और यह उनका अंतिम फ्रेंच का पाठ था। अब उस स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। सीम्ड टू बी ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है? थंडर क्लैप का मतलब होता है वज्रपात। ठीक है, वज्रपात यानी कि एक श्राप के समान था। ठीक है, तो यह फ्रेंच के लिए वज्रपात के समान था, क्योंकि फ्रेंच जो है वो फ्रेंच पढ़ना चाहता था, लेकिन यहां पर कहा गया कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच हिज मदर टंग, यानी कि अब वह अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाएगा। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। जैसे हम लोगों की मातृभाषा है हिंदी, ठीक है, वैसे उनकी मातृभाषा जो है वो फ्रेंच थी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहां पर, अब वह फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा जो कि उसकी मातृभाषा थी। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन था कि एम हेमल द्वारा क्या घोषणा की गई, इस पर फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए एम हेमल द्वारा घोषणा की गई कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि फ्रेंच को पढ़ाना रोक दिया जाए, यानी कि फ्रेंच मत पढ़ाइए। ठीक है, और यह उनका फ्रेंच का अंतिम पाठ था। ठीक है, जो कि फ्रेंच के लिए एक वज्रपात के समान था। देखिए फ्रेंच एक भाषा है, और जो फ्रेंच मैंने यहां पर लिखा है ये एक नाम है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो जो है फ्रेंच के लिए एक वज्रपात के समान था। वह अब अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो यही घोषणा की गई थी, और जो फ्रेंच था उस पर यही प्रभाव पड़ा कि वह अपनी मातृभाषा अब नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा किस प्रकार की। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा किस प्रकार की। तो देखिए एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा में कुछ बोला। वो क्या बोला, देखिए, एम हेमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार, इट वॉज द क्लियरेस्ट
एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उनके अनुसार यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। देखिए क्लियरेस्ट का मतलब सबसे स्पष्ट, ठीक है, एंड मोस्ट लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो उनके अनुसार जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। ठीक है, आगे देखिए। He wanted the people of France to guard it amongst themselves and never forget it। यानी कि वो चाहते थे कि फ्रांस के लोग इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और कभी ना भूलें। देखिए क्या है, He wanted the people of France, यानी कि वो चाहते थे कि पीपल ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस के लोग टू गार्ड इट amongst themselves, यानी कि अपने बीच सुरक्षित रखें, गॉड का मतलब सुरक्षित, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी ना भूलें। तो देखिए एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा किस प्रकार की, एम हेमल ने बताया, ठीक है, एम हेमल ने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। उसके अनुसार यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। वह चाहते थे कि फ्रांस के लोग इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और कभी ना भूलें। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन और भी अच्छे से बताऊंगा और आपको इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन और आंसर सब कुछ हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके, आपको हिंदी भी पता चल सके। तो देखिए व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर को फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, या फिरोजाबाद शहर जो है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए हम लोग आंसर लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आप लोग आंसर समझ लीजिए, फिरोजाबाद इज फेमस। देखिए मैं एक एक टेंस आपको बताऊंगा, आपको मिस नहीं करना है वीडियो को। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जब मैं साथ में लिखता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को कट कर देते हैं, ठीक है, नहीं देखते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना, ध्यान से समझना। देखिए फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री। तो देखिए फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद कांच बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है यहाँ पर कांच के सामान बनाई जाती है। ठीक है, कांच के इंडस्ट्री का मतलब उद्योग। तो फिरोजाबाद शहर कांच बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आपको जो आंसर है वो 30 वर्ड में लिखना है। अभी ये 30 वर्ड नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आप और लिखेंगे। जो आपको लिखना है, एवरी अदर फैमिली हियर इज engaged in making बैंगल्स। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या होगा, एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि यहाँ का हर दूसरा परिवार। देखिए एवरी अदर फैमिली, यहाँ का हर दूसरा परिवार, हियर का मतलब यहाँ, ठीक है, इज इंगेज्ड यानी कि लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने में। तो यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चूड़ियाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं। थोड़ा सा आप और लिखेंगे क्योंकि अभी भी 30 वर्ड नहीं हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लेना है कि इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ठीक है, फॉर इट्स बैंगल्स, यानी कि यह अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी कि यह अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन था कि फिरोजाबाद जो शहर है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद शहर कांच बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, और यह अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंसर समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हाजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। मेंशन मतलब व्याख्या कीजिए, हजार्ड खतरे, ऑफ वर्किंग काम करने के, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कि कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग। ठीक है, तो कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग में काम करने के खतरे बताइए, यानी कि जो लोग चूड़ी बनाने
चूड़ी बनाने, चूड़ी उद्योग में काम करते हैं, चूड़ी बनाने के लिए काम करते हैं, उनको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए लिखेंगे वर्कर्स, वर्कर्स का मतलब जो लोग काम करते हैं, वर्क इन डिंगी सेल्स, इन डिंगी सेल्स, ठीक है, विदाउट एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट। तो देखिए पहला जो खतरा है वो है वर्कर वर्क इन, ठीक है, वर्कर वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो चूड़िए बनाने वाले लोग होते हैं वो अंधेरी कक्ष में, ठीक है, डिंगी का मतलब अंधेरा कमरा जो होता है उसे डिंगी कहते हैं, डिंगी सेल्स का मतलब, सेल का मतलब कक्ष, ठीक है, या कमरा, तो वो लोग अंधेरे कमरे में विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के कार्य करते हैं। तो जो चूड़ी बनाने का काम होता है वे लोग, यानी कि वे वर्कर्स जो होते हैं वो अंधेरे कमरे में बिना हवा और प्रकाश के काम करते हैं। आप लोग कहेंगे हवा नहीं जाएगा तो फिर सांस कैसे लेंगे, लेकिन उतना हवा रहता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हवा ज़्यादा नहीं आता है। आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा, दे लूज, दूसरा खतरा क्या है, जो लोग चूड़ी बनाते हैं, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, यानी कि वे अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। देखिए दे लूज, वे खो देते हैं द ब्राइटनेस, चमक, ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की। तो जो लोग चूड़ी बनाने वाले काम करते हैं वे लोग अपनी आंखों की चमक भी ज़्यादातर खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खतरे का काम है। आगे देखिए थोड़ा सा और समझिए, यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा लिखेंगे कि द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, ठीक है। तो देखिए द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स, ठीक है, यानी कि जो चूड़ियों की पॉलिश करने वाला चूर्ण होता है, चूड़ियों को जो पॉलिश करने वाला पाउडर होता है, आल्सो ब्लाइंड्स देम, वे उनको अंधा भी बना सकता है। जो वर्कर काम करते हैं, चूड़ी बनाते हैं, उनके लिए जो चूड़ियों को पॉलिश करने वाला पाउडर होता है वो उनको अंधा भी बना सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया था कि जो चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। तो देखिए वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग काम करते हैं वो बिना किसी हवा और पानी के अंधेरे कमरे में काम करते हैं। दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वे अपने आंखों की चमक खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड देम, और जो चूड़ियों को पॉलिश करने वाला पाउडर होता है वो उन्हें अंधा भी बना सकता है, ठीक है, अंधा भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे आपके, ये किस चैप्टर से थे, आपका जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो डीप वाटर चैप्टर का होगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि व्हाट इज, क्या है, मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना, ठीक है, दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस कहते हैं, ठीक है। तो विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं, या विलियम डगलस किस घटना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए उनके साथ एक घटना हुआ था, वो हुआ क्या था। तो देखिए डगलस जी जो स्विमिंग पूल के पास बैठे थे जब कोई वहाँ नहीं था, ठीक है, वह वहीं बैठा था जहाँ वह वहीं बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा था। जो विलियम सी डगलस है वो स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाता है और वो किसी का इंतजार करता है, ठीक है। तभी एक हठीला लड़का, यानी कि एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है, उसी पूल में। और वह जो दुस्साहस है वो बोलता है, जिससे वह मृत्यु से बार बार बच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं। तो देखिए डगलस लिखिए साथ साथ, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल, ठीक है, व्हेन नो वन एल्स इज देयर, he sits
देयर waiting for someone to come। ठीक है, ये स्टाउटली का मतलब क्या होगा? स्टाउटली का मतलब होता है हट्टा कट्टा। ठीक है, तो ये स्टाउटली बिल्ट, अभी मैं हिंदी बताऊंगा। बॉय कम्स डियर, ठीक है, वह वहां आता है। एंड थ्रोज हिम, और उन्हें फेंक देता है, उन्हें ढकेल देता है इनटू डीप वाटर, इनटू डीप वाटर। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लिखेंगे, दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन which he narrowly escapes death। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन था कि विलियम डगलस जो है वो किस दुर्घटना की बात करते हैं। तो देखिए, एक बार होता क्या है, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। तो डगलस जी स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जब वहाँ कोई नहीं होता है। ठीक है, ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, और वो वहाँ बैठते हैं और किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, यानी कि एक हट्टा कट्टा लड़का, ठीक है, जिसके पास काफी बल है, सबल है, वो बॉय कम ही देयर, वहां आता है, एंड थ्रोन हिम, और उन्हें फेंक देता है इनटू डीप वाटर, यानी कि गहरे पानी में। तो होता क्या है, जब वो बैठे थे और किसी का इंतजार कर रहे थे स्विमिंग पूल के पास, तभी एक हट्टा कट्टा लड़का उनके पास आता है और उन्हें स्विमिंग पूल में ढकेल देता है। ठीक है, उन्हें डीप वाटर, गहरे पानी में ढकेल देता है। होता क्या आगे, दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, और यह वही दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बात कर रहे हैं। इन हुइच ही नैरोली स्केप डेथ, और वो बताते हैं कि वह मृत्यु से बाल बाल कैसे बचे। ठीक है, इन हुइच ही नैरोली, वो बाल बाल स्केप्स, बचे डेथ, मृत्यु से। तो यह वही घटना है जिसके बारे में वो बात करते हैं, जिसमें वे मृत्यु से बार बार बाल बाल बच गए थे। तो देखिए, यही क्वेश्चन था कि विलियम सी डगलस किसके बारे में बात करते हैं, किस दुर्घटना के बारे में। तो विलियम सी डगलस एक बार स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जब वहाँ कोई नहीं होता है। वो बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी के आने का। ठीक है, तभी एक हट्टा कट्टा लड़का उसके पास आता है और उन्हें जो है गहरे पानी में फेंक देता है, ढकेल देता है। और इसी घटना के बारे में विलियम डगलस बात कर रहे हैं कि वो मृत्यु से बाल बाल कैसे बचे।